हेलो एंड वेलकम टू माय व्लॉग। हम लोग हम्पी आए हुए हैं और मैं आपको हम्पी के टूर पर लेके चल रही हूँ और इसी श्रृंखला को अब हम आगे बढ़ाते हैं। हम लोग हम्पी में घूम चुके हैं विरूपाक्ष मंदिर और विट्ठल मंदिर, सबसे मेन अट्रैक्शन हम्पी का। और अब हम आ गए हैं हम्पी की दूसरी जगहों को एक्सप्लोर करने के लिए। और ये हम्पी मैं आपको पहले बता दूं, कर्नाटक में स्थित एक प्राचीन शहर है और विजयनगर साम्राज्य की ये राजधानी हुआ करता था। और इसको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में इसको सुरक्षित रखा गया है। और यहाँ पर आपको देखने के लिए कई ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल आपको यहाँ मिलेंगे हम्पी में। और अभी हम लोग यहाँ आए हैं और अभी हम आए हैं हम्पी के हाथी अस्तबल में। ये शाही विजयनगर साम्राज्य में शाही हाथियों के लिए बनाया गया था ये संरचना। और ये इंडो इस्लामिक वास्तुकला का एक बहुत ही उत्कृष्ट उदाहरण है। और इस शाही अस्तबल में 11 कक्ष मुख्य हाथियों के लिए बने हैं और ये सामने जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये 11 ही कक्ष हैं जो उन हाथी के महावतों के लिए बनाए गए कक्ष हैं। और ये हाथी जो अस्तबल है ये लोटस महल के जस्ट पास में ही है, लोटस महल इससे। और यहाँ पे ये जो पूरा हाथी अस्तबल है ये जो इस विजयनगर साम्राज्य के हमलों में ज़्यादा ये नष्ट नहीं हुआ था। ये अपनी सुरक्षित अभी भी उसी तरह से सुरक्षित है। और हम इसे इसकी सुंदरता को बहुत अच्छी तरह से इसको हम देख रहे हैं आज। अब हम आ गए हैं हम्पी में लोटस महल और ये हाथी अस्तबल के जस्ट बहुत पास है। और इसे चिंतरांगनी महल भी कहा जाता था। ये 2 मंजिला संरचना है और ये कमल के फूल की तरह दिखता है, इसलिए इसका नाम लोटस महल पड़ा है। यह महल भी विजयनगर शैली की वास्तुकला का एक बहुत ही खूबसूरत उदाहरण है और शाही परिवार के लिए एक अवकाश महल के रूप में इसे इस्तेमाल किया जाता था। और माना जाता है कि इसका निर्माण 16वीं शताब्दी में विजयनगर साम्राज्य के राजा कृष्णदेव राय के शासनकाल के दौरान हुआ था। और लोटस महल में आपको भारतीय और इस्लामिक स्थापत्य शैली का मिश्रण आपको इसमें देखने को मिलेगा। लोटस महल शाही परिवार के लिए एक वातानुकूलित निवास था ये। इसके महल के शीर्ष पर एक पानी की टंकी थी और इस बीम और स्तंभों के माध्यम से पानी के पाइप संरचना से पानी की बौछार करते थे और इसको ठंडा रखते थे। और अब हम आ गए हैं हम्पी में पुष्करनी बावड़ी को देखने के लिए। ये एक सीढ़ीदार कुआं हुआ करता था और ये पवित्र जल कुंड था जो मंदिरों के पास में ही स्थित था और भक्तों के द्वारा स्नान और शुद्धि के लिए ये उपयोग में किया जाता था। और इस तरह से जो ये देख रहे हैं आप संरचना, इसमें वर्षा के पानी को भर के इस कुंड को इकट्ठा किया जाता था, पानी को, वर्षा के जल को। और मंदिर में प्रवेश करने से पहले भक्त जो आते थे वो पुष्करनी में स्नान करके खुद को अपना शुद्ध करते थे। और ये पुष्करनी का निर्माण अद्भुत इंजीनियरिंग और उन्नत कौशल को अपना दिखाता है हम्पी के। अब चलते हैं किसी दूसरे स्थान पर। और अब हम आ गए हैं हम्पी के सबसे शानदार शशि वेकालू गणेश मंदिर में। इसे भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में सुरक्षित स्थान दिया गया है। और ये एक अखंड मूर्ति कही जाती है जो भगवान गणेश की मूर्ति है। और ये मूर्ति भी हम्पी की हेमकुटा पहाड़ियों पर स्थित है। के पिछले हिस्से को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उसमें आपको पार्वती की छवि दिखाई देती है और ऐसा लगता है कि भगवान गणेश अपनी माता पार्वती की गोद में बैठे हुए हैं। और अगर आप सामने से गणेश जी की मूर्ति को देखेंगे तो वो एक पवित्र धागा भी पहना वो आपको दिखाई देगा, जिसे यज्ञोपवीत भी कहा जाता है। तस्वीर कालू गणेश मंदिर को 1500 ईस्वी में बनाया गया था और इसे इतिहासकारों का कहना है कि ये विजयनगर साम्राज्य के राजा नरसिंह द्वितीय की याद में इस मंदिर को बनवाया गया था। और ये मूर्ति मंदिर वास्तव में भारतीय मूर्तिकला के बेहतरीन नमूनों में से एक है, शशि वेकालू के गणेश मंदिर की मूर्ति। हम्पी के मंदिरों और महलों के खंडरों को देखकर जाना जा सकता है कि यह कितना भव्य रहा होगा, इसीलिए इसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर के रूप में शामिल किया है।
और यहाँ दुनिया के सबसे बेहतरीन और विशाल मंदिर बने हैं, जो अब खंडर बन चुके हैं। कृष्णदेव राय जिंदा थे तब तक इस साम्राज्य पर कोई आक्रमण करने का विचार भी नहीं लाता था। कृष्णदेव राय की मृत्यु के बाद इस साम्राज्य को आक्रमणकर्ताओं ने नष्ट कर दिया और ये है हम्पी का बदावी लिंग शिव मंदिर और ये एक कक्ष के अंदर रखा गया है और इसके सामने एक द्वार है और इस प्रतिमा को ध्यान से देखने पर पता चलता है कि इस पर 3 आँखें जो शिव भगवान की 3 आँखों को दर्शाती हैं, वो फेरी गई हैं। किंवदंती है कि इसे एक किसान महिला ने बनवाया था, इसलिए इसका नाम बेदालू पड़ा। इस तरह से ये शिवलिंग के नीचे हमेशा पानी रहता है और इसकी पूजा अर्चना भी डेली की जाती है जैसा कि मैं देख सकती हूँ। शिवलिंग पर फूल चढ़े हुए हैं और यहाँ लक्ष्मी नरसिम्हा और बदावी लिंग मंदिर दोनों आप एक साथ ही दर्शन कर सकते हैं। ये सामने जो दिख रहा है लक्ष्मी नरसिम्हा का फेमस हम्पी का मंदिर है और अब चलते हैं हम किसी दूसरे स्थान को एक्सप्लोर करने के लिए। धीरे देखकर समझ में आ रहा होगा कि हम्पी को क्यों ओपन एयर म्यूजियम कहा जाता है पूरे विश्व में। और अब हम आ गए हम्पी में एक दूसरी बहुत ही खूबसूरत जगह है और इस जगह को महानवमी टिब्बा कहा जाता है जिसे दशहरा टिब्बा भी कहा जाता है और हम्पी में स्थित यह एक विशाल पत्थर का मंच है और इसे विजयनगर साम्राज्य के राजा कृष्णदेव राय ने उदयगिरी पर अपनी जीत के उपलक्ष्य में बनवाया था और यह 55 फीट ऊंचा और 11,000 वर्ग फीट में फैला हुआ है और यह हम्पी के शाही परिसर का एक हिस्सा है और इस पर इतनी ऊंचाई की वजह से आसपास के क्षेत्र को आसानी से देखा जा सकता है। राजा कृष्णदेव राय ने 16वीं शताब्दी में इसका निर्माण करवाया था और इसका उपयोग दशहरा और नवरात्रि के त्योहारों के दौरान राजाओं और उनके दरबारियों द्वारा सार्वजनिक समारोह, जुलूसों और धार्मिक अनुष्ठानों के लिए किया जाता था। और मंच पर भी आपको जटिल नक्काशी देखने को मिलेगी जिसमें घोड़े, हाथी, योद्धा, नर्तक और संगीतकारों के दृश्य इसमें शामिल हैं। और ये विजयनगर साम्राज्य की शक्ति और वैभव का प्रतीक है और ये हम्पी के सबसे लोकप्रिय स्थलों में से एक है और ये पर्यटकों के देखने के लिए एक बहुत ही अच्छी जगह है हम्पी में। और अभी हम आ गए हैं एक म्यूज़ियम में और ये लोटस टेम्पल और हाथी हस्तबल के पास है ये छोटा-सा ये बना हुआ है म्यूज़ियम और इसमें यहाँ विजयनगर साम्राज्य के उस समय के मिले हुए बर्तन, मूर्तियाँ जो भी मिले थे ये अवशेष उनको संरक्षित रख रख दिया Yeah, you गया है felt it would say Japanese corner. पर्यटकों को देखने के लिए और और कृष्णदेव राय की मृत्यु के बाद इस विशाल साम्राज्य को मुस्लिम सेनाओं ने 1565 के बाद क्रूरतम हमला करके पूरा नष्ट कर दिया। यहाँ भयंकर लूटपाट और कत्लेआम हुआ और ये संपूर्ण शहर जो था ये खंडहर और लाशों के ढेर में ये बदल गया। यह इतिहास का सबसे क्रूरतम हमला था, जैसा कि दिल्ली में नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली ने क्रूरतम हमला किया था। गद्दारों के कारण विजयनगर साम्राज्य 1646 में पूरी तरह से इतिहास के कालचक्र में ये दफन हो गया और यहाँ इस वंश के अंतिम राजा रंग राय द्वितीय थे, जिनकी शायद मृत्यु 1680 में बताई जाती है। विजयनगर के इन प्राचीन अवशेषों में भारतीय इतिहास के एक सुनहरे युग की झलक मिलती है। इन शानदार इमारतों को अच्छे से देखने, उनका इतिहास समझने और उसका पूरा अनुभव लेने का जो है हमें मौका मिला और हमें अपने भारत के विशाल इतिहास पर बहुत ही गर्व होता है और हमें अपने भारतीय होने पर भी बहुत गर्व